हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी इंडिया का पॉलिटिकल फील्ड में एंटर करने के बाद वो क्या क्या स्टेप्स लिए। सबसे पहले वो साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रह का कंसेप्ट को अपना के वहाँ के लोगों को न्याय दिलाए थे, उस सत्याग्रह को वो इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहे और इंडिया के जो जनमानस है उनको प्रभावित करने के लिए वो चाह रहे थे कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च हो। लेकिन उससे पहले वो छोटा मोटा 3 एक्सपेरिमेंट किए। वो उसी तीनों एक्सपेरिमेंट को हम इसमें देखेंगे कि पहला सत्याग्रह वो 1917 में चंपारण, बिहार का चंपारण का दौरा किए और वहाँ के जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो इंडिगो प्लांटर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत प्रताड़ित होते थे, तो उनका इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट को वो प्रेरित किए। वहाँ के लोगों को उन्हें समझाए कि आप लोग अपना हक के लिए लड़िए और अहिंसा मार्ग में आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कीजिए। दूसरा सत्याग्रह वो सेम 1917 में गुजरात का खेदा डिस्ट्रिक्ट में किए, जहाँ पीजेंट्स फसल हानि के वजह से वहाँ के जो फार्मर्स थे वो बहुत त्रस्त थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट को वो टैक्स दें, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जबरन उनसे एग्रीकल्चरल टैक्स लेता था, जिसके चलते वहाँ के पीजेंट्स असंतुष्ट थे। महात्मा गांधी गए, उन लोगों को प्रोत्साहित किए कि आप लोग अपना हक के लिए सत्याग्रह के माध्यम से लड़िए। तो 1917 में सेकंड एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी के द्वारा हुआ वो है गुजरात का खेदा में पीजेंट्स मूवमेंट। ठीक उसी तरह महात्मा गांधी 1918 में अगले साल और एक सत्याग्रह का लॉन्च किए, वो था अहमदाबाद का कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट। अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स मिल मालिक के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे। जो कैपिटलिस्ट पूंजीपति मिल मालिक होते थे वो लोग वर्कर्स से ज़्यादा वर्क लेते थे, उनको कम पेमेंट देते थे, उनका वर्किंग कंडीशन सही नहीं था। यही सब कारण की वजह से वो कॉटन मिल के वर्कर्स विद्रोह करना चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी उनको अहिंसा का मंत्र दिए और कहे कि आप लोग सत्याग्रह के माध्यम से ये विद्रोह को कीजिए, अहिंसा मार्ग में ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कीजिए। तो 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग जो बाहर से आए हुए थे, गांव वाले, वो सब बैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। उसमें ज़्यादातर के लोगों को ये पता नहीं था कि सरकार के द्वारा मार्शल लॉ लागू किया गया है। लेकिन जनरल डायर बहुत ही क्रूर थे। वो देखे कि इतने ज़्यादा लोग मार्शल लॉ लागू होने के बावजूद भी इकट्ठा हुए हैं, इसलिए वो अपने जो आर्म्ड सोल्जर्स थे उनको बोले कि जालियांवाला बाग के सारे रास्तों को बंद कर दें। और इसके बाद वो सभी सिपाहियों को भीड़ के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिए और इस फायरिंग के चलते सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में ये जनरल डायर को जब एक्सप्लेनेशन पूछा गया तो वो बताए कि ये जो सत्याग्रही थे इनके मन में एक प्रकार के दहशत और एस्टोनिशमेंट पैदा करने के लिए, एक मोरल इम्पैक्ट डालने के लिए इस प्रकार के फायरिंग किया गया। तो जैसे ही जालियांवाला बाग की खबर चारों तरफ फैल गई, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़क पर उतर आने लगे और हड़ताल और तेज़ होने लगी। पुलिस लोगों के ऊपर और ज़्यादा बर्बर अत्याचार करने लगी। तो पुलिस का ये जो अत्याचार है उसके खिलाफ महात्मा गांधी का सत्याग्रह, अहिंसा, नॉन वायलेंट मेथड कुछ काम नहीं कर पाया, जिसके चलते महात्मा गांधी को ये हड़ताल वापस लेना पड़ा। उस दौरान पुलिस वाले लोगों को नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने के लिए, मुर्गा बनने के लिए कई प्रकार के प्रताड़न करते थे और गांव में लाठीचार्ज होता था, चाबुक से मारते थे। तमाम प्रकार के ये जो अत्याचार है, इससे लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लिए। तो इस तरह राउलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह लॉन्च हुआ था, ये सत्याग्रह वापस हो गया। अब महात्मा गांधी आगे का एक्शन प्लान क्या सोचेंगे? तो महात्मा गांधी देखे कि इंडिया में
दो मेन स्ट्रीम के लोग होते हैं, एक है हिंदू, दूसरा है मुसलमान। ये हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटी, दोनों रिलीजन के लोगों को इकट्ठा न लाकर कभी भी नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च हो नहीं सकता और ये सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी सोचे कि एक संपूर्ण जनाधार लेने के लिए, एक नेशन वाइड स्ट्रांग सत्याग्रह लॉन्च कराने के लिए उनको हिंदू मुस्लिम दोनों का यूनिफिकेशन ज़रूरी है। और उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हारने वाले गुट थे उसमें ऑटोमन तुर्क एक कंट्री था। ऑटोमन तुर्क का जो शासक थे वो उस समय इस्लामिक वर्ल्ड का रिलीजियस गुरु थे, जिनको आध्यात्मिक गुरु या खलीफा कहा जाता था। तो ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे वो पूरे वर्ल्ड के इस्लामिक पीपल के धर्मगुरु थे। तो ऑटोमन तुर्क में खलीफा के उस समय में जो शक्तियाँ थी, जो उनका पॉलिटिकल पावर था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट छीन लिया था। तो खलीफा के पावर को फिर से रिस्टोर करने के लिए, उनके पावर को सुरक्षित करने के लिए पूरे वर्ल्ड में सभी मुसलमान आंदोलन कर रहे थे और इंडिया के मुसलमान भी आंदोलन कर रहे थे। तो इंडिया के जितने मुसलमान थे उनमें से आप लोग अली ब्रदर्स का नाम पहले पढ़े होंगे, मोहम्मद अली और शौकत। तो ये दोनों अली ब्रदर्स के द्वारा 1919 में बॉम्बे में, आज जो मुंबई है उसको पहले बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये खिलाफत कमेटी मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों फ्रेंड्स 1919 में गठित किए थे, जिसमें जितने सब यंग मुस्लिम लीडर्स, यंग मुस्लिम्स शामिल हुए थे। महात्मा गांधी सोचे कि क्यों न नेशन वाइड सत्याग्रह को लॉन्च करने से पहले ये खिलाफत आंदोलन को हम समर्थन कर लें। इसीलिए सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो कोलकाता सेशन हुआ था, ये कोलकाता सेशन में महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों नेताओं को राजी करा लिया कि हम अब पूरे देश में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे और स्वराज के लिए हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे। मुसलमानों का खिलाफत आंदोलन और हिंदुओं के लिए असहयोग आंदोलन, ये दोनों को इकट्ठा करके एक कंबाइंड नेशन वाइड नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का लॉन्च किया जाएगा। वैसे तो स्वराज दोनों को चाहिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए स्वराज का ज़रूरत है, लेकिन मुसलमानों का जो हक था, जो डिमांड था कि खलीफा के पावर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको पूरे देश से समर्थन मिला। महात्मा गांधी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किए और उसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम दोनों को एक यूनाइटेड अम्ब्रेला के नीचे लाके उनको बताए कि आप लोगों का प्राइम मोटो, चरम लक्ष्य स्वराज है। स्वराज के लिए हम सब लोग मिलके लड़ेंगे और हम लोगों का ये जो आंदोलन होगा इसका नाम होगा नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो यहाँ क्वेश्चन आता है, व्हाई नॉन कोऑपरेशन? नॉन कोऑपरेशन ही क्यों चाहिए? उस समय में महात्मा गांधी एक इंग्लिश मैगजीन यंग इंडिया लॉन्च करते थे। तो यंग इंडिया में वो अपने जो लिखा हुआ बुक है हिंद स्वराज, जो उसको महात्मा गांधी ने 1909 में लिखे थे। तो हिंद स्वराज बुक में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिमोलिशन के बारे में एक टेक्निक बताए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में तब तक टिका रहेगा जब तक हम लोग उसको कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश का संख्या मात्र कुछ हज़ारों में था और उन हज़ारों के शासन को सफल कराने के लिए लाखों इंडियंस उनको कोऑपरेट करते थे। हम उनके सिपाही बनते थे। इंडियन पीपल उनके दफ्तर में बाबू चपरासी का काम करते थे। लाखों संख्या में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प करते थे। लाखों संख्या में व्यापारी अंग्रेज़ों के सामान को इंडियन मार्केट में बेचते थे। करोड़ों भारतीय
अंग्रेज़ों के सामान को खरीदते थे। ये सब हम लोगों का कोऑपरेशन था। हम उनके सामान नहीं खरीदेंगे, हम उनके सामान को ना बेचेंगे, ना उनके दफ्तर में काम करेंगे, ना उनके स्कूल में पढ़ेंगे, ना उनके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। तो फिर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे टिक पाएगा। तो महात्मा गांधी अपने हिंद स्वराज में यही बात को दोहराए थे कि अगर भारतीय लोग अपना कोऑपरेशन करना बंद कर देंगे तो साल भर में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया छोड़ के भाग जाएगा, उसका नींव ही ढह जाएगा और हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये एक मूवमेंट का रूप कैसे लेगा। यहाँ सवाल ये उठता है कि नॉन कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट तो महात्मा गांधी दे दिए, लेकिन 40 करोड़ भारतीयों के बीच में ये एक मूवमेंट का रूप कैसे लेगा। तो उस समय में गांधी जी का ये सुझाव था कि इस आंदोलन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा कि जितने लोग सरकारी पद में हैं वो सब अपना नौकरी छोड़ दें, अपना सरकारी नौकरी को त्याग कर दें। जितने लोग आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, कोर्ट में हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बन के गए हैं, जितने लोग स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ये स्कूल कॉलेज वाले सब लोग, सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स, सब लोग अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्कूल और कॉलेज को त्याग कर दें। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जितने सब मेडल्स मिला है वो सब मेडल को परित्याग कर दें, जितने अवार्ड मिला है वो सब अवार्ड को वापस कर दें। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में वो बोले कि मार्केट में जितने सब व्यापारी विदेशी द्रव्यों को बेचते हैं वो अपना बेचना बंद कर दें, जितने ग्राहक विदेशी द्रव्यों को खरीदते हैं वो खरीदना बंद कर दें। अगर इस तरह हम हर काम में उनका असहयोग करेंगे तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लाचार हो जाएगा। तो 1920 में समर सीजन के दौरान महात्मा गांधी एंड अली ब्रदर्स ये लोग एक टीम बनाते हुए देश के अलग अलग जगहों को विजिट किए, लोगों को समझाए कि कैसे आप लोग असहयोग आंदोलन को सफल करा सकते हैं। तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग इस नॉन कोऑपरेशन के जो माने प्रस्ताव था, ये प्रपोजल को हेजिटेट कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे, कहाँ ये सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन छोड़ देंगे तो हम फिर नेता नहीं बन पाएंगे, जाके हम विधानसभा में, विधान परिषद में बैठ नहीं पाएंगे। इस प्रकार के संशय उन लोगों के मन में था। तो नवंबर 1920 में जो इलेक्शन होने वाला था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसमें वो लोग शामिल होने के लिए मन में इच्छा प्रकट कर रहे थे, लेकिन बाद में महात्मा गांधी उन लोगों को समझा लिए। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का कोलकाता सेशन में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का प्रस्ताव महात्मा गांधी लाए थे और मात्र सितंबर से दिसंबर 4 महीने के अंदर फिर कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ। नागपुर दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें सभी प्रकार के हिचकिचाहट, हेजिटेशन को दूर करते हुए पूरे कांग्रेस के सभी लीडर्स इकट्ठा होके एक मत होके एक समझौता पे सिग्नेचर किए, जिसमें असहयोग आंदोलन को नेशन वाइड लॉन्च करने के लिए विलंबित खिलाफत मूवमेंट सबका सहमति मिल गई। और ये आंदोलन आगे कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, किन किन एरिया में लॉन्च हुआ, नाम तो नेशन वाइड है, उसका मतलब पूरे राष्ट्र में हर जगह ये आंदोलन हुआ होगा। तो ग्रामीण इलाके में ये कैसे लॉन्च हुआ, शहरी इलाकों में कैसे लॉन्च हुआ, गांव के लोग नॉन कोऑपरेशन को किस लैंग्वेज में समझे, उनके नज़रिया में नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है, शहर के लोगों के नज़र से नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग क्या है,
और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी हर जगह भरा हुआ है, अलग अलग सामाजिक श्रेणी के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। तो कौन से सामाजिक वर्ग के लिए नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग क्या था, वो लोग किस नज़र से नॉन कोऑपरेशन को देखते थे? क्या नॉन कोऑपरेशन का मतलब स्वराज सबके लिए बराबर था, या स्वराज का मतलब अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग था? वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।